A utility chart on chapter number 14 of Companies Act dealing with inspection, inquiry and investigation from section 2068-229। तो यहां पे हम टाइम से रिलेटेड कुछ लिमिट्स की बात करेंगे एंड बाकी लिमिट्स भी देखेंगे ताकि आपको यूटिलिटी मिल सके। देखिए सेक्शन 209 में हम सर्च एंड सीजर की पावर देखते हैं ड्यूरिंग इंस्पेक्शन और इंक्वायरी, और ये पावर आती है रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर की। अगर उन्हें लगता है कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड की बुक्स एंड पेपर्स की संभावना है लाइकली टू बी, मैं इसे शॉर्ट में कहता हूं डैम्स, दैट इज डिस्ट्रॉयड, ऑल्टर्ड, म्यूटिलेटेड, सीक्रेटेड और फॉल्सिफाइड, तो वो स्पेशल कोर्ट से एक अप्रूवल लेके किसी भी प्रेमिसेस में एंटर कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं बुक्स, और सीज करने के बाद वो 180 दिन तक अपने पास रख सकते हैं, या यूं कह लीजिए 180 दिन में उन्हें क्या करनी होती है, वापस करनी होती है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि इन बुक्स की उन्हें दोबारा जरूरत है तो क्या कर सकते हैं, वो दीज बुक्स में बी कॉल्ड अगेन, वो दोबारा से भी मंगवा सकते हैं फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 180 डेज। अब देखिए 209 को अगर आप रेड विद 220 करेंगे बड़ा अच्छा रहेगा। दोनों में फर्क क्या है, यहां रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर की पावर थी, ये था ड्यूरिंग इंक्वायरी और इंस्पेक्शन, ये है अगेन सीजर है डॉक्यूमेंट्स का, लेकिन यह सिर्फ इंस्पेक्टर है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है 220 में सिर्फ इंस्पेक्टर की पावर है। दूसरी बात ध्यान रखने वाली क्या है कि ये जो पावर है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है, वो था इंस्पेक्शन इंक्वायरी में। तो यहां पे भी ये बुक्स, सेम रीजन वही है कि बुक्स का डैम्स हो सकता है, डिस्ट्रॉयड, ऑल्टर्ड वगैरह, तो यहां पे आप बुक्स रख सकते हैं टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन संपूर्ण कंप्लीट ना हो जाए तब तक रख सकते हैं। एक बड़ा डिफरेंस और 209 में आपको स्पेशल कोर्ट से अप्रूवल लेनी पड़ती थी, यहां ऐसा स्पेशल कोर्ट से कोई अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती। सेम एक चीज और आती है 217 के अंदर, वो भी लगभग ऐसा है। तो यहां क्या है, अगेन इंस्पेक्टर की पावर है, राइट, और वो भी यहां पे भी सेम आता है कि आप बुक्स रख सकते हैं, ये बिल्कुल 209 वाला ही सेम एग्जैक्टली ऐसा ही 180 दिन के लिए, लेकिन अगर आप दोबारा मांगना चाहते हैं तो 180 डेज के लिए दोबारा से भी आप ले सकते हैं। 217 भी देखिए कब आता है, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही आती है ये पावर भी, जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कंपनी के अफसरों के खिलाफ, ऑफिसर कह लीजिए, एम्प्लॉय कह लीजिए या एजेंट कह लीजिए, राइट, ऑफ ऑब्वियसली कंपनी हो या कोई भी रिलेटेड बॉडी कॉर्पोरेट आप इसे कह सकते हैं। तो उनसे रिलेटेड जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है तो आप उन अफसरों से रिलेटेड जो है तब आप ये बुक्स वगैरह यहां फ्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए इन तीनों सेक्शन को थोड़ा साथ में लेके चलना चाहिए। देयर आफ्टर 212 के अंदर हम पढ़ते हैं सफाइयों के ऊपर, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसमें हम पढ़ते हैं टाइम पीरियड की स्पेशल कोर्ट आपको बेल दे सकती है, मे रिलीज ऑन बेल, अगर आपकी उम्र क्या है 16 साल से कम है, अंडर द एज ऑफ 16 साल। नंबर 2 इसी में हम पढ़ते हैं कि अरेस्ट कर सकता है कम से कम जो ऑफिसर होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर का रैंक कम से कम आपका होना चाहिए, और आपको पेश करना होता है स्पेशल कोर्ट या कह लीजिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। कितने समय में पेश करना होता है, ये होता है 24 घंटे, लेकिन उसके अंदर हम जो जर्नी वाला टाइम है वो क्या करते हैं, वो एक्सक्लूड करके लेके चलते हैं। 218 में है प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर आप कोई कार्रवाई करना चाहते हैं एम्प्लॉइज के खिलाफ तो वहां पे उनको प्रोटेक्शन दी गई है। ये क्या कहता है, अगर कंपनी, अदर बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन कंसर्न, तो जब भी आपने ये कार्रवाई करनी होती है आपको ट्राइब्यूनल से अप्रूवल लेनी होती है। तो क्या हुआ, कहता अगर अप्रूवल नहीं मिलती है आपको 30 दिन के अंदर अंदर, जब आपने एप्लीकेशन दी है ट्राइब्यूनल को दी है कि उनसे पूछ के आपने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, ये प्रोटेक्शन है इनको, तो हम इसे लेके चलते हैं कि वो आपको क्या हो गई है, इज डीम्ड टू बी व्हाट रिसीव्ड, कि वो अप्रूवल आपको मिल गई है, तो 30 दिन का यहां समय आता है। दूसरी बात, हो सकता है कि अगर ट्राइब्यूनल ने अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन रेज करी है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं भैया अपील किसके पास करेंगे, उसके ऊपर क्या आ गया, अपीलेट ट्राइब्यूनल, और समय आपके पास कितने दिन, 30 दिन। किस दिन, जिस दिन आपको ऑब्जेक्शन का नोटिस ट्राइब्यूनल का मिल गया, अगले 30 दिन में आप चले जाइए किसके पास, अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास। 221 में हम पढ़ते हैं फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी
ऑन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन के उसके एसेट्स वगैरह फ्रीज किए जा रहे हैं। नेचुरल है, ये पावर एनसीएलटी की है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रेफरेंस दी है या कंप्लेंट करी है, किसने कंप्लेंट करी है, कहता है इतने मेंबर्स जो 244(1) में दे रखे हैं, जहां पे हम लिमिट पढ़ते होते हैं। अगर आप बेसिकली देखेंगे तो 100 मेंबर या 10% ऑफ टोटल मेंबर्स या 10% क्या हो आपके पास इशूड कैपिटल हो, राइट। तो ये हम 3 लिमिट्स पढ़ते होते हैं। या फिर अगर क्रेडिटर की तरफ से कंप्लेंट है तो कम से कम उसका आउटस्टैंडिंग ड्यू होना चाहिए 1 लाख रुपए का, या कोई और पर्सन जिसके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है। तो यहां पे फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स मतलब एसेट के बेचने बूझने पे डिस्पोजल पे रोक लगाई जाती है फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 साल। सेम अगला सेक्शन आता है 222। यहां पे क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है लेकिन सिक्योरिटीज पे है, मतलब कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदी बेची नहीं जा सकती है, उनके ऊपर रोक है। अगेन एनसीएलटी लगाएगा अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है 216 में। 216 में हम क्या पढ़ते हैं, ऑब्वियसली ओनरशिप के ऊपर या बेनिफिशियल ओनरशिप कह लीजिए कि शेयरों का मालिक कौन है, उसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। या कंप्लेंट किसी भी व्यक्ति ने की है, अगेन सिक्योरिटीज के ऊपर जैसे एसेट्स के ऊपर रोक थी 3 साल, सेम वे यहां पे भी मैक्सिमम पीरियड कितना है, 3 साल का ही आता है 222 में। अब टाइम के अलावा कुछ और लिमिट्स अगर हम देखें तो जैसे सेक्शन 213 के अंदर जहां इन्वेस्टिगेशन की जाती है एनसीएलटी द्वारा, अगर एप्लीकेशन किसने दी है, मेंबर्स ने दी है, और मेंबर्स का ग्राउंड क्या है, उनके पास कुछ गुड ग्राउंड्स है, मतलब कोई एविडेंस वगैरह जो भी वो क्या करते हैं पेश करते हैं, जहां लगता है कि अच्छा ग्राउंड है इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो मेंबर्स कम से कम होने चाहिए 100 या जिनके पास कम से कम क्या हो 10% वोटिंग पावर हो, अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है। लेकिन अगर शेयर कैपिटल नहीं है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, यहां ध्यान दीजिएगा नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, तो ये मेंबर्स हमें चाहिए कम से कम 20% ऑफ मेंबर्स। और अगर कोई एनी अदर पर्सन देना चाहता है 213 में कि इन्वेस्टिगेशन की जाए बाय एनसीएलटी को एप्लीकेशन, तो वहां ग्राउंड आते हैं, एक वर्ड में मैं खत्म करूं तो ग्राउंड आता है फ्रॉड का। फ्रॉड मतलब कहते हैं या तो आप बिजनेस कर रहे हैं किसके लिए, फ्रॉडुलेंट इंटेंट के साथ, या जो पर्सन इन्वॉल्व है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में वो क्या है, फ्रॉडस्टर है, या आप मेंबर्स को जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है आप नहीं देते हो तो भी आप क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। तो ये लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं 213 में एनसीएलटी को इन्वेस्टिगेशन के लिए। लास्ट लिमिट हमारी आती है 214 के अंदर कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं तो सिक्योरिटी के रूप में आपको कुछ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कुछ रुपया देना पड़ता है। इसे हम पढ़ते हैं रेडविथ रूल नंबर 5, और ये डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे, ये डिपेंड करता है कंपनी के टर्नओवर, और स्वाभाविक है हम टर्नओवर में कौन सी टर्नओवर देखते हैं पिछली बैलेंस शीट के मुताबिक। तो अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ तक रुपए तक है तो भैया आपको देने होते हैं 10,000 रुपए, और 50 करोड़ से ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा मोर देन 50 करोड़ का साइन है, एंड अप टू 200 करोड़ है तो आपको देने पड़ते हैं 15,000 रुपए, और अगर टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा है तो 25,000। दैट मीन्स शॉर्ट में अगर याद रखें मैक्सिमम सिक्योरिटी कितनी देनी पड़ती है, 25,000 रुपए देनी पड़ती है, और कम से कम कह लीजिए ऑब्वियसली 10,000, लेकिन मेन याद रखें मैक्सिमम 25,000 होती है। इस तरह से ये 3 लिमिट्स यहाँ पे क्रिएट होती हैं। तो ये थी सारी की सारी लिमिट्स। होप सो आपको एग्जाम से पहले इसकी एक अच्छी यूटिलिटी मिल सके। थैंक यू।